अरे नगमा बेटा, आप इतनी जल्दी जल्दी इफ्तारी क्यों कर रही हैं? सुबह से खाली पेट थी, अगर इतनी जल्दी जल्दी इफ्तारी करेंगी तो बाद में आपका पेट दर्द होगा। अम्मी जान, हमें अपनी सहेली रिमशा के घर जाना है, उनसे हमें कॉलेज के कुछ नोट्स लेने थे। तो नगमा बेटा, आरिफ आपको आपकी सहेली रिमशा के घर छोड़ाएंगे और लेकर भी आ जाएंगे। आपको और भाईजान को तो अभी मस्जिद जाना है ना नमाज पढ़ने के लिए। आप जब तक वहाँ से आएंगे तो ज्यादा रात हो जाएगी, इससे अच्छा हम जल्दी से नमाज पढ़कर खुद चले जाएंगे। नगमा जल्दी से इफ्तारी करती है और नमाज पढ़ रिक्शा पकड़कर एक सुनसान रोड के पास उतर जाती है, जहाँ पर बाइक पर बैठे एक रोहित नाम का लड़का नगमा का इंतजार कर रहा था। रोहित, आपने हमें ऐसे अचानक क्यों बुलाया? पता है हमने अम्मी जान अब्बू जान से कितना झूठ बोला है। आप जानते हैं ना कि हम कभी उनसे झूठ नहीं कहते हैं। नगमा, मैं सब जानता हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि हम कितनी बड़ी परेशानी में फंसे हैं। मेरे परिवार वाले जल्द से जल्द मेरी शादी करवाना चाहते हैं। क्या तुमने अपने अम्मी अब्बू जान से हमारे बारे में बात की है? हमारे अम्मी अब्बू जान हमसे बेहद प्यार करते हैं, लेकिन क्या वो एक अलग धर्म में हमारे निकाह के लिए मानेंगे? हमें नहीं लगता। नगमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। अगर तुम्हारे परिवार वाले नहीं माने तो मैं तुम्हें लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। तुम चलोगी ना मेरे साथ? दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े आंखों में आंसू लिए एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि तभी नगमा का भाई आरिफ बाइक से उसी रोड से गुजर रहा होता है। आरिफ जैसे ही अपनी बहन नगमा को एक अनजान लड़के के साथ हाथ पकड़े हुए देखता है तो वो जल्दी से उसके पास जाता है। आरिफ को देख नगमा और रोहित दोनों ही डर जाते हैं। नगमा, तुम यहाँ इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? तुम तो अपनी सहेली के घर जा रही थी ना। अपनी सहेली के घर जाने का बहाना कर तुम इससे मिलने के लिए आई हो। तुम तो ऐसी नहीं थी नगमा। भाईजान गुस्सा मत करिए, मैं नगमा से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। चुप करो, तुम रात का समय है और सुनसान रोड है, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। तुमसे तो मैं कल बात करता हूँ। आरिफ नगमा को बाइक पर बिठाता है और दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद आरिफ मुमताज और साजिद को सारी बात बताता है। आप लोग कुछ भी कर लीजिए, मैं रोहित से मोहब्बत करती हूँ, निकाह भी रोहित से ही करूंगी। नगमा बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? खुदा का खौफ करो। तुम ऐसे लफ्ज अपने जुबान पर भी कैसे ला सकती हो? जरा अपने अब्बू जान की इज्जत के बारे में तो सोचो, लोग क्या कहेंगे। हमें लोगों से कोई मतलब नहीं, हमें तो बस हमारी मोहब्बत चाहिए। अगर आप लोग इस रिश्ते के लिए नहीं माने तो हम अपनी जान दे देंगे। नगमा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। नगमा के परिवार वाले उससे नाराज तो बहुत थे, लेकिन वो उससे मोहब्बत भी काफी करते थे। नगमा के बार बार कहने पर वो सभी रोहित के परिवार से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। रोहित के परिवार वाले भी रोहित की जिद के चलते शादी के लिए हाँ कर देते हैं और अब कुछ ही वक्त में दोनों मजहब के मुताबिक नगमा और रोहित की शादी और निकाह होता है और आखिरकार एक मुस्लिम बहू अपने हिंदू ससुराल में आ जाती है। और आज नगमा की उसकी पहली रसोई की रस्म होती है, जहाँ वो अपने ससुराल वालों के लिए वेज में कई तरह के पकवान बनाती है। नगमा बहू, आप तो बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं। हमें तो लगा कि आप पहली रसोई में बिरयानी या कोरमा बना कर लाएंगी लेकिन आप तो वेज खाना भी काफी अच्छा बनाती हैं। पालक पनीर तो मैं भी इतने सालों से बना रही हूँ, लेकिन ऐसा पालक पनीर मैंने पहले कभी नहीं खाया बहू। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। शुक्रिया अम्मी अब्बू जान, हमने आपके लिए हमारी स्पेशल सेवई भी बनाई है। हिमांशी बाजी, आप कुछ खा ही नहीं रही हैं? ये लीजिए, आप सबसे पहले सेवई खाइए। मुझे मीठा कुछ खास पसंद नहीं है माँ, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। इतना कहकर हिमांशी कुर्सी से उठती है और मुंह बनाकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। अपनी नंद हिमांशी का ऐसा बर्ताव देख नगमा को बुरा तो लगता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहती। घर के सारे काम खत्म कर नगमा जब अपनी नंद हिमांशी का कमरा साफ कर रही होती है, तभी हिमांशी अपने कमरे में आती है और नगमा को अपने कमरे में देख, भाभी आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? अरे हिमांशी बाजी, आप आ गई। वो आपके कमरे में सामान फैला हुआ था, उसे ही समेट रही थी। आपको मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना कमरा खुद ही साफ करती हूँ। आप प्लीज जाइए, मुझे आराम करना है। मुस्लिम बहू होकर हिंदू ससुराल में भी नगमा को अपने ससुराल वालों से काफी प्यार मिल रहा था, लेकिन एक नगमा की नंद ही थी जो उसे ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और अब रमजान को आने में सिर्फ कुछ दिन ही बाकी रह गए थे। रमजान आने वाला है, शादी के बाद ये हमारा पहला रमजान है। वैसे तो हर लड़की शादी के बाद अपने पहले रमजान के लिए काफी खुश होती है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है। यहाँ मुझे सब लोग काफी प्यार करते हैं और मेरा ध्यान भी रखते हैं, लेकिन कहीं मेरे रमजान से इन्हें कोई परेशानी हुई तो एक काम करती हूँ, रमजान खत्म होने तक अम्मी अब्बू के घर चली जाती हूँ। इससे मेरा रमजान भी बन जाएगा और इन्हें भी कोई परेशानी नहीं।
नगमा जल्दी से अपनी अम्मी मुमताज को कॉल लगाती है और उनसे जैसे ही वो रमजान पर अपने मायके आने की बात करती है तो नगमा को पता चलता है कि उसका परिवार इस साल रमजान के लिए दूसरे शहर अपने रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, जिससे सुन नगमा काफी परेशान हो जाती है। दूसरे शहर जाना तो ठीक नहीं रहेगा, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, किसी को कोई परेशानी ना हो इस तरीके से ही रोजा रखती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और अब रमजान में सिर्फ एक दिन ही रह जाता है। 3 बजे का अलार्म लगा दिया है, 1 घंटे में तो आराम से सहरी कर लूंगी। 3 बजे का अलार्म लगाकर वो सो जाती है, लेकिन जब नगमा की आंख खुलती है तो देखती है कि घड़ी में 4 बज चुके हैं। 4 बज गए, अब मैं क्या करूं? आधे घंटे में अपनी सहरी की तैयारी कैसे करूंगी? लगता है अब पानी पीकर ही रोजा रखना होगा। नगमा जल्दी से मुंह धोती है और जैसे ही हॉल में आती है तो देखती है कि हॉल में कालीन बिछा हुआ है, जिसके ऊपर फ्रूट्स, शरबत, रोटी, सब्जी ये सब रखे हुए हैं। ये सब क्या है? ये तो सब सहरी का खाना है, लेकिन ये यहाँ किसने रखा? अरे नगमा बहू तो उठ गई, मैं तुम्हें उठाने के लिए आ रही थी। चलो अब जल्दी से ये सब खा लो, आज से तुम्हारा रोजा शुरू है ना। अगर मस्जिद में अजान हो गई फिर तुम ये सब खा नहीं पाओगी। अम्मी जान, अब्बू जान, रोहित जी, आप सब इस वक्त जाग रहे हैं, ये सब आपने किया? हाँ बहू, अब बाद में अपने सवाल कर लेना, पहले बैठकर सहरी कर लो। सभी लोग नगमा को कालीन पर बिठाते हैं और अब नगमा सहरी करने लगती है कि तभी नगमा की नंद हिमांशी रसोई से सहरी के लिए और चीज लेकर आती है। इसे भी खा लीजिए। पता है नगमा बहू, सहरी का सारा खाना हिमांशी ने तैयार किया है। हम सब ने भी अलार्म लगाया था, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी नंद उठी है और उसने भी हम सबको उठाकर सहरी की तैयारी की है और कल मार्केट से कालीन और दस्तरखान भी यही लेकर आई थी। अपनी सास कलावती की बात सुन नगमा काफी खुश होती है और जल्दी सहरी कर नमाज पढ़ लेती है और थोड़ी देर के लिए सो जाती है। सुबह उठकर नगमा जैसे ही हॉल में आती तो देखती है कि हॉल का झाड़ू पोछा हो चुका है, किचन में सारे बर्तन धुल चुके हैं और सारे साफ सफाई भी हो गई है। आखिरकार ये सारा काम किसने किया? हमारे घर में तो कोई नौकरानी भी नहीं है। मैंने किया भाभी। माँ ने कहा था कि आज से आपके रोजे शुरू हैं और रोजे में आप घर के सारे काम कैसे करेंगी, इसलिए जब तक रमजान है तो सारे काम मैं ही करूंगी, आप जाकर आराम कर लीजिए। वो इससे पहले हिमांशी को कुछ कहती, उससे पहले हिमांशी अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही अब धीरे धीरे शाम होने को आती है। असर की नमाज पर नगमा मार्केट में इफ्तारी का सामान लाने के लिए चली जाती है, लेकिन आते हुए नगमा को काफी वक्त लग जाता है और अब इफ्तार का वक्त हो चला था। इफ्तारी होने में तो सिर्फ आधा घंटा रह गया है। अब आधे घंटे में कैसे मैं सब कुछ करूंगी? अभी तक तो मैं घर भी नहीं पहुंची। नगमा जल्दी जल्दी घर आती है और जैसे ही वो हॉल में आती है तो देखती है कि सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं और दस्तरखान पर ढेर सारे लजीज पकवान रखे हुए हैं। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। चलो अब जल्दी से तुम मुंह धो लो और आकर इफ्तारी के लिए बैठ जाओ, थोड़ी देर में इफ्तारी होने वाली है। आप लोगों ने किया है ये सब? सहरी में भी आप लोगों ने मेरे लिए मेरे साथ जाग रहे थे और अब एक साथ ये सब, ये रमजान और रोजा तो मेरा है, फिर भी आप लोगों ने मेरे लिए इतना किया। किसने कहा रमजान और रोजा तुम्हारा है? जिस तरह हमारे व्रत होते हैं ठीक उसी तरह तुम्हारे रोजे भी होते हैं। सबका मालिक एक है, बस सबके करने का तरीका अलग है। अगर हम मंदिर में हाथ जोड़ते हैं तो तुम मस्जिद में नमाज पढ़ते हो। मैं हमेशा सोचती थी कि मुस्लिम बहू का रमजान कैसे उसके हिंदू ससुराल में बनेगा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे आप जैसे ससुराल वालों से नवाजा है। नगमा जल्दी से हाथ मुंह धोकर आती है और अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर इफ्तारी करती है। तभी हिमांशी रसोई से नगमा के लिए दूध लेकर आती है। सुबह से भूखी थी ना, ये लीजिए दूध पी लीजिए, शरीर में कमजोरी आ गई होगी। हिमांशी बाजी, आप तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, तो फिर ये सब जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? किसने कहा मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ? बस मैं इस शादी से थोड़ी नाखुश थी, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। आपसे कोई नफरत नहीं है। अपनी नंद की बात सुन नगमा की गलतफहमी भी दूर हो जाती है और अब वो काफी खुश होती है, जिसके बाद अब नगमा अपने ससुराल में खुश रहती है और रोजे खत्म होते ही अपने हिंदू ससुराल में हंसी खुशी से ईद मनाती है। अरे नेहा कहाँ रह गई? आज नाश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा? तुम औरतों से घर के काम नहीं होते क्या? हाँ जी बस हो गया, आपका ही नाश्ता लगा रही हूँ। अरे घर में काम ही क्या होता है? घर के 4 बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, वो भी तुम औरतों से सही से नहीं होता। अपने पति और ससुर की ऐसी बातें सुनकर नेहा को बहुत दुख होता है और वो उदास होकर 7 महीने की प्रेगनेंसी में भी अपनी सास और जेठानी के साथ घर के मर्दों को खाना परोसती है। तो वहीं दूसरी ओर गरीब कविता, जो कि अपने परिवार में एक खुशहाल जीवन जी रही थी, जब वो अपने पति के लिए खाना लगाने के लिए बैठती है। अरे कविता,
आज फिर से तुमने खाना बनाया। मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम आराम करो। भाभी, आप अपनी सास और देवरानी को कुछ समझाती क्यों नहीं है? मैं क्या समझाऊं देवर जी, मैं कुछ भी बोलती हूँ तो देवरानी जी बस एक ही बात कहती हैं कि आप 14 घंटे की मजदूरी करते हैं और घर का भी काम करें, वो उसे अच्छा नहीं लगता। हाँ जी, आप थक जाते हो सारा दिन। मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी फिक्र करो। तुम गर्भवती हो, हटो, आज खाना घर के मर्द लगाएंगे और घर की औरतें बैठकर आराम से खाएंगी। इस तरह विवेक अपने बड़े भाई और पिता के साथ मिलकर घर की औरतों को बिठाकर खाना खिलाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब गली में सब्जी वाला आता है तो नेहा अपनी जेठानी निशा और सास शांति के साथ सब्जी ले रही होती है। तभी वहां सब्जी लेने के लिए विवेक और सुरेश आते हैं और ये देख विनोद और रवि गरीब परिवार को ताने देने लगते हैं। अरे ये लो जी, अब घर की औरतें घर में बैठी रहती हैं और घर के मर्द जाकर सब्जियां ले रहे हैं। बताओ जरा, क्या कलयुग आ गया है? तो क्या हो गया भाई साहब, घर की औरतें भी तो हर समय घर के कामों में लगी रहती हैं। अगर हम मर्द घर की औरतों के साथ काम में थोड़ी मदद कर देते हैं तो इसमें खराबी ही क्या है? अरे भाई साहब, अगर घर की औरतें घर के काम करें और मर्द बाहर के काम करें तो ही अच्छा लगता है। सुरेश और विवेक विनोद के किसी बात के जवाब नहीं देते और सब्जी लेकर अपने घर में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब आशा नौकरी पर जा रही होती है तो शांति और नेहा आशा को रोकते हुए उससे कहती हैं, बहन ड्यूटी पर जा रही हो तो आते हुए मेरी बहू की दवाइयाँ और कुछ कॉस्मेटिक का सामान ले आना। दरअसल आज हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं और तुम तो जानती हो हमारे घर के मर्द हम औरतों का कोई सामान नहीं लाना चाहते हैं। हाँ मैं जानती हूँ, तुम भले ही अमीर हो पर तुम्हारे घर की औरतें अपने घर के मर्दों से बड़ा दुखी हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे घर के मर्दों की जल्द से जल्द आँख खुल जाए और उन्हें नजर आए कि अब लड़का लड़की एक समान है। लड़कियाँ घर और बाहर दोनों संभाल सकती हैं, पर मैं तो शाम को ही आऊँगी, तो तुम अमन को पैसे दे दो, वो आज घर में ही है। आंटी जी आप जाइए, मैं भैया से कह दूंगी। सच में आपका परिवार बहुत अच्छा है। घर में मेहमान आने की वजह से और प्रेग्नेंट होने की वजह से नेहा अपना सामान अमन से मंगवाती है और एक रात। विवेक बेटा देखना बहू को कितनी उल्टियां हो रही है, मुझे तो घबराहट हो रही है। खाना भी अब तक नहीं बना, बड़ी बहू भी बाहर गई है। माँ तुम फिक्र क्यों कर रही हो? तुम कविता का ख्याल रखो, खाना हम घर के मर्द बना लेंगे। इतना बोलकर अमन अपने भाई और पिता के साथ बैठकर खाना बनाने लगता है। तो वहीं जब नेहा की तबीयत खराब होती है तो शांति उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और घर में निकिता अकेली पड़ जाती है। अरे घर में 3 औरतें हैं पर फिर भी अब तक पूरा घर फैला हुआ है। हम ऑफिस से थके आ रहे हैं और कोई एक गिलास पानी पूछने तक को नहीं है। पवन जी घर में मैं अकेली हूँ। अचानक से नेहा की तबीयत खराब हो गई है, माँ जी उसे अस्पताल लेकर गई हैं। देवरानी जी की प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, उनका ऑपरेशन होना है। मुझे भी उनके लिए दलिया खिचड़ी और माँ जी का खाना बनाकर हॉस्पिटल जाना है। क्या नेहा की तबीयत ज्यादा खराब है? भाभी फिर मैं भी आपके साथ चलता हूँ, वहां मेरी जरूरत होगी। रवि लगता है सामने वाले गरीब परिवार के मर्दों को देखकर तू भी अपनी मर्दानगी भूल गया है। तेरी इकलौती बीवी नहीं है जिसकी डिलीवरी हो रही है। पर देवर जी मेरे साथ चल लेते तो अच्छा रहता, मैं तो ज्यादा बाहर जाती भी नहीं हूँ। निशा के कहने पर घर के मर्द मान जाते हैं और रवि अपनी भाभी के साथ हॉस्पिटल चला जाता है। तो वहीं दूसरी ओर आज ही के दिन कविता की भी डिलीवरी होती है और विवेक अपनी बेबी को खुद ही अस्पताल ले जाने लगता है। बेटा मैं भी तेरे साथ हॉस्पिटल चलती हूँ, तू वहाँ अकेला क्या करेगा? माँ आप फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। आप भाभी के साथ बर्तन कपड़े लेकर आना, मैं आपको फोन कर दूंगा। इस तरह एक ही दिन कविता और नेहा की डिलीवरी होती है। जहां गरीब कविता की सरकारी अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी होती है और पूरा परिवार उसके साथ होता है और उस ससुर उसके लिए अपने हाथों से खाना और कपड़े लेकर आते हैं। तो वहीं अस्पताल में रवि को डॉक्टर से डांट पड़ रही होती है। अरे कैसे गैर जिम्मेदार पिता हैं आप? आपकी बीवी का ऑपरेशन हुआ है और आप खाली हाथ आ गए और घर की औरतों को घर भेज रहे हैं सामान लाने के लिए। अरे थोड़ा काम तो आप भी कर सकते हैं ना। घर के काम कर लेने से आपकी मर्दानगी घट नहीं जाएगी। डॉक्टर की डांट सुनकर रवि का सिर शर्म से झुक जाता है और वो आसपास के बेड पर देखता है जहां सभी औरतों के पति अपनी बीवी के लिए खाना लेकर आते हैं और उन्हें अपने हाथों से खाना खिला रहे होते हैं। तो वहीं कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों का डायपर चेंज कर रहे होते हैं। उसे ये सब देखकर बहुत शर्म आती है खुद पर, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। वो घर जाकर इस बारे में सोचता है। पूरी रात अपनी बीवी के साथ हमेशा बुरा बर्ताव जो किया उसने, उसका बहुत पछतावा होता है।
वो सुबह होते ही सबसे पहले अपनी बीवी, माँ और भाभी के लिए नाश्ता बनाता है। बीवी बच्चे के लिए कपड़े और उसके कंफर्ट के लिए चीजें लेकर आता है और हॉस्पिटल जाकर सबसे पहले अपनी बीवी से माफी मांगता है। नेहा, मुझे माफ कर दो, मैं कभी समझ ही नहीं सका तुम्हारी हालत। कल हॉस्पिटल में आकर जब मैंने यहाँ पर आदमियों को अपनी बीवी का इतना ख्याल रखते हुए देखा तो मुझे एहसास हुआ कि तुमने हमेशा कितना खुद को बेसहारा समझा होगा। मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। देखो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूँ, ये जरा पी लो, और बेबी, और तुम्हारे लिए कपड़े भी। कोई बात नहीं, देर से ही सही पर आपको एहसास तो हुआ कि घर की औरतें सिर्फ घर को संभालने के लिए नहीं होती। चलिए अब मुझे नाश्ता करवाइए। एक तरफ रवि को एहसास होता है और वो अपनी बीवी को नाश्ता करवाता है, तो वहीं घर पर अकेले विनोद और पवन घर संभाल रहे होते हैं। अरे सब के सब हॉस्पिटल जाकर बैठ गए हैं और ऊपर से रवि फोन करके कहता है कि मैं उसकी बीवी के लिए लंच में खिचड़ी बना दूं। अरे अब मैं घर में औरतों वाला काम करूं? पर पापा, घर में कोई नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा, और मैं कपड़े धो रहा हूं, जब तक आप बर्तन धोकर खाना बना लो। पवन इतना बोलकर कपड़े धोने के लिए बैठ जाता है और 2 घंटे तक कपड़े धोता रहता है। तो वहीं रसोई में खड़ा विनोद खाना बना रहा होता है और उससे सारा खाना जल जाता है। और तभी वहां मिठाई लेकर विवेक आता है। अरे ये क्या, जब तक घर में औरतें थी घर स्वर्ग जैसा लगता था, घर की औरतें क्या गई, आपने तो अपने घर को नरक बना डाला। बिना औरतों के लगता है आपका घर नहीं चल सकता। अब तुम जैसे गरीब हमें बताएंगे कि घर औरतों से चलेगा या आदमी से? तुम तो खुद अपनी बीवियों के पल्लू से बंधे रहते हो और घर की औरतों की कमाई खाते हो। अगर आपने अपने घर की औरतों का काम में हाथ बटाया होता तो आज आपकी ये हालत नहीं होती। और रही औरत की कमाई की बात, तो हमारे घर की औरतें मर्द से कम नहीं है। इतना बोलकर जब विवेक मिठाई देकर वहां से जाने लगता है, तभी वहां रवि आता है और विवेक को देख उससे कहता है, भाई तुम सही कह रहे हो और आज हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे अपनी बीवी के लिए खिचड़ी बनाकर ले जानी है। माँ और भाभी हॉस्पिटल में है, वो जब घर आएंगे तो काफी थक जाएंगे और हम लोगों को घर का कुछ काम नहीं आता। और मैं चाहता हूँ कि जब मेरी बीवी घर आई तो उसे थोड़ा स्पेशल फील हो। मैं इस आदमी की मदद नहीं लेने वाला। तुम्हारी जब माँ आएगी घर तो वो कर लेगी सारा काम। पापा, माँ 3 दिन तक घर नहीं आएंगी। डॉक्टर ने नेहा को ऑब्जर्वेशन में रखा है। कोई बात नहीं भाई, अभी मैं जाता हूं, जब जरूरत पड़े तब बुला लेना, जब तक खुद करो सब चीज। इतना बोलकर विवेक वहां से चला जाता है और रवि अपने बड़े भाई और पिता के साथ मिलकर घर के काम करता है, जिस वजह से सुबह से रात हो जाती है और वो लोग सही से सो नहीं पाते। और रवि जैसे तैसे अपनी बीवी के लिए खिचड़ी बनाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो वहीं निकिता घर जाकर आराम करती है और इस तरह सब कुछ दिनों तक विनोद और पवन घर की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि घर संभालना भी कोई आसान काम नहीं है। अरे भगवान, अच्छा हुआ जो तुम आ गई, मैं तो परेशान हो गया हूँ। आज समझ में आया मुझे घर चलाना कोई मामूली बात नहीं है। ये लीजिए अंकल जी, आज मैंने आप सबके लिए खाना बना दिया है। आज आप सब घर में आराम कीजिएगा। अरे शुक्रिया बहू, हमारे कहने पर अपनी छोटी सी बेटी को छोड़कर तू हमारे लिए खाना लेकर आई। हमें माफ करना, आज तक हमने तेरे साथ दुर्व्यवहार किया। पर सही कहते हैं, बुरे समय में एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। शांति, जब तू यहाँ नहीं थी तो अंकिता बिटिया ने बहुत ख्याल रखा है हमारा। अब हमें समझ आ गया है कि घर में भी काफी सारी जिम्मेदारियां होती हैं और औरतें घर और बाहर दोनों संभाल सकती हैं, पर हम जैसे मर्द नहीं। उस दिन नेहा के अमीर ससुराल वालों को एहसास हो जाता है कि घर की औरतें खाली नहीं होती हैं।